तुम्हें वह यान्डेरे लड़की पसंद नहीं थी, एक ऐसी लड़की जिसके बारे में दुनिया का हर मर्द सपना देखता है, और इसके बजाय तुमने उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने उसके दिए हुए आलीशान महल को जला दिया, उसके अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड के पैसे से कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए एक बड़ा विला खरीदा और उसे जबरदस्ती लैम्ब भेड़ का मांस खिलाया, यह जानते हुए भी कि उसे उससे जानलेवा एलर्जी थी। वह सब कुछ समझती थी, फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खा लिया। उसने कहा कि जब तक तुम उसे खिला रही हो, वह बिना सोचे समझे वह जानलेवा लैम्ब भी खा लेगी। वह तुम्हारी किसी भी बात को ठुकरा नहीं सकती थी, भले ही उसके पीछे का प्यार दिखावा ही क्यों ना हो। यह देखकर तुम चुप हो गई। पिछले जन्म में याशी को पहुंचाए गए नुकसान को याद करके तुम्हारा मन किया कि खुद को थप्पड़ मार लो। तब याशी तुम्हें बस एक प्यारे खिलौने की तरह दिखती थी। जब सम्राट और उसकी हवस की मारी रखेल ने तुम्हारी हत्या कर दी और उसने तुम्हारी सड़ती हुई लाश को चूमा और अपनी जान देने से पहले तुम्हारा बदला लिया, तब तुम्हें समझ आया वह सच में तुमसे प्यार करती थी। यह एक ऐसा प्यार था जो हर चीज से परे था, उसकी रग रग में बसा हुआ था। इस जन्म में तुम्हें अब कोई डर नहीं था। तुमने खुद से वादा किया कि इस बार तुम इस अनमोल लड़की का ख्याल रखोगी। असलियत में वापस आते ही तुमने देखा कि एलर्जी की वजह से याशी के शरीर पर रैशेज पड़ गए थे। तुम्हारे चेहरे पर सख्ती आ गई। अब तुम्हें खुद के साथ ऐसा बुरा बर्ताव करने की इजाजत नहीं है। मैं तुम्हें सच में समझने के लिए समय निकालूंगी। तुम्हें हर बार मेरी मर्जी के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। यह पहली बार था जब तुमने याशी से इतनी सख्ती से बात की थी। यह महसूस करते हुए कि शायद तुम कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई थी, तुमने धीरे से कहा, तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल दुखता है, मुझे दवा लगाने दो। याशी की हैरान नजरों के सामने तुमने धीरे धीरे उसके हाथ पर मरहम लगाना शुरू किया। अचानक उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और उसे अपनी छाती पर रख दिया। उसने तुम्हारे कान के पास धीरे से कहा, यहां एक जगह छूट गई है, मेरे लिए यहां भी दवा लगा दो, ठीक है? हवा में एक कामुक और अस्पष्ट सा तनाव घुल गया। आप अपनी बढ़ती उत्तेजना को दबाने की कोशिश कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से खुद को रोकते हुए हकलाते हुए बोले, वह जगह वह तो तुम्हारे कपड़ों के नीचे है। फिर याशी ने आपका हाथ अपनी सफेद शर्ट के बटनों पर रखा। अच्छे बच्चे बनो, मेरे लिए इन्हें खोल दो, आप फेंक। उसकी आवाज में एक मोहक और जादुई अंदाज था। यह पहली बार था जब आपने किसी औरत का शरीर देखा था और आप अपनी बढ़ती इच्छा को और नहीं रोक पा रहे थे। एक रात की नजदीकी के बाद अगले दिन जब आप जागे तो आपके सामने बेहद खूबसूरत याशी थी। अचानक आपको अपनी नाक से कुछ चिपचिपा सा बहता हुआ महसूस हुआ। जब आपने उसे पूछा तो देखा कि मरहम अभी भी कॉफी टेबल पर बिना इस्तेमाल किए रखा था। साफ तौर पर वह आपके लगाने का इंतजार कर रहा था। याशी ने वह मैगजीन एक तरफ रख दी जिसे वह पढ़ रही थी और इलाज के लिए तैयार हो गई। उसके शानदार बदन को देखकर आपकी बैरेट, जिसने अभी अभी अपना आखिरी राउंड फायर किया था, ऐसा लगा जैसे तुरंत रीलोड हो गई हो। आंखें बंद करके आपने कांपते हुए हाथों से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। यह बर्दाश्त से बाहर था। अगर उसे कपड़ों में देखकर ही आपकी नाक से खून बहने लगा था तो सोचिए अगर वह बिना कपड़ों के होती तो क्या होता। आंखें बंद होने की वजह से आप उसके कपड़ों के बटन नहीं ढूंढ पा रहे थे, इसलिए आपने अंदाजे से टटोलना शुरू किया। अचानक याशी ने आपकी कलाई पकड़ ली। जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। उसकी आवाज में एक तनाव था। वह अपनी बढ़ती इच्छा को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह खुद को आप पर झपटने से नहीं रोक पाएगी, खासकर इसलिए क्योंकि उसे बाद में एक जरूरी मीटिंग में जाना था। यह सुनकर कि आपको मरहम लगाने की जरूरत नहीं है, आपने राहत की सांस ली। आखिरकार आपकी बैरेट सुरक्षित थी। याशी ने अपना टॉप उतारा और खुद ही मरहम लगाने लगी। आप हैंक, यहां आओ। इससे पहले कि आप कुछ कर पाते उसने धीरे से आपको अपनी तरफ खींचा और सोफे पर दबा दिया। अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए उसने पूछा, किसका बदन ज्यादा अच्छा है, मेरा या मुचनक सिंह का? बिना सोचे समझे तुमने जवाब दिया, बेशक तुम्हारा वाला बेहतर है। तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हो, तुम्हारा फिगर भी जबरदस्त है। मुंह चनक सिंह के उलट वह एक मासूम साफ सुथरे फूल जैसी दिखती है, लेकिन असल में उसका शरीर दुबला पतला और सपाट है। याशी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। तुमने मुंह चनक सिंह का शरीर देखा है? तुमने जोर से सिर हिलाया। मैंने सिर्फ तुम्हारा देखा है। जहां तक दूसरी औरतों की बात है, मैंने उन्हें हमेशा पूरे कपड़ों में ही देखा है। लेकिन जिस तरह से तुमने कहा, ऐसा लगा जैसे तुम्हें दूसरी औरतों को बिना कपड़ों के न देख पाने का अफसोस है। तुम्हें अचानक चिल्लाने का मन हुआ। तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि याशी, जो आमतौर पर इतनी ठंडी और अलग थलग रहती है, इतनी बेतुकी बातें कर सकती है। तुमने ईमानदारी से 2 उंगलियां उठाई। याशी, मैंने सिर्फ तुम्हारा देखा है, मैं कभी किसी दूसरी औरत के बारे में नहीं सोचूंगा। तभी याशी के आसपास का ठंडा माहौल खत्म हुआ। उसने तुम्हें करीब खींचा और तुम्हारे होंठों को हल्के से काटा। अच्छा लड़का, ये तुम्हारा इनाम है। याशी जानती थी कि यह तुम्हें मौन शांत करने के लिए कही गई बात है, फिर भी वह इसमें शामिल होने में खुश थी। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, उसकी महिला सेक्रेटरी कमरे में आ गई। मिस या, मीटिंग में 30 मिनट बचे हैं, हमें निकलना होगा वरना हम स्लॉट मिस कर सकते हैं। इन बातों पर याशी का मिजाज ठंडा पड़ गया। हालांकि उसने बस इतना कहा, ठीक है, मैं समझ गई। जैसे ही याशी ने दरवाजा बंद किया, जियांग किंग ने देखा कि तुम उसकी बॉस के ठीक पीछे और बगल में खड़े हो। उसने तुम्हारे होंठ के कोने पर लिपस्टिक का निशान देखा और पाया कि याशी के कपड़े थोड़े बिखरे हुए लग रहे थे। जियांग किंग ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया।
कोई आश्चर्य नहीं कि याशी का मूड खराब लग रहा था। रोमांटिक पल में रुकावट आने पर कौन चिढ़ नहीं जाएगा। अच्छी बात यह थी कि याशी ने अपना गुस्सा उस पर नहीं निकाला। बेडरूम में वापस आकर याशी ने अपने कपड़े ठीक किए और तुम्हारे ठीक सामने आ गई। अच्छे लड़के की तरह घर पर मेरा इंतजार करना। याद रखना, अगर तुम मुंह चनक सिंह से मिलने गए तो मैं तुम्हें अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगी और अपनी हील से तुम्हारे छोटे भाई पर जोर से पैर मारूंगी। तुमने तुरंत 2 उंगलियां उठाई। चिंता मत करो, मैं वादा करती हूं कि मैं भागूंगी नहीं। तुम्हारे जवाब से संतुष्ट होकर याशी नीचे चली गई। बटलर मुस्कुराया और पूछा, मिस, क्या यंग मास्टर यांग आखिरकार मान गए हैं? मान गए। याशी के होंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वह बस ज्यादा चालाक हो गया है। यह तो बस मुझसे बचने की एक चाल है। फिर भी सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं उसे जिंदगी भर यहीं रोक कर रखूं, वरना बेरहम होने पर वह मुझे दोष न दे। वह मुझे याशी के चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए, जिससे स्टीवर्ड वांग कांपने लगा। उसे अंदाजा हो गया था कि अगर, जैसा कि यंग मिस को शक था, तुम सिर्फ नाटक कर रहे थे तो वह शायद तुम्हारे खिलाफ कड़े कदम उठाएगी। उधर नीचे चल रहे तनाव से बेखबर तुम अपनी कुर्सी पर बैठे थे। फोन प्लग इन करके चालू करते ही तुम पर ढेरों मैसेज की बौछार हो गई। ज्यादातर तुम्हारे करीबी दोस्त वांग दाहे और तुम्हारी ग्रीन टी मंगेतर मू चेनक सिंह के थे। तुमने तुरंत वांग दाहे को वापस कॉल किया। अरे यार, कैसे हो? मैं पूरे दिन तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम फोन नहीं उठा रहे थे। सॉरी, मेरी बैटरी खत्म हो गई थी और फोन बंद हो गया था। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने अभी अभी इसे वापस चालू किया है। वांग दाहे ने राहत की सांस ली। बस तुम ठीक रहो। वैसे तुम्हारी और मू चेनक सिंह की शादी की क्या बात चल रही है? तुमने उसे पूरी कहानी बताई। कैसे महिला सीईओ शादी में आ धमकी और तुम्हें उठा ले गई। कैसे अब तुम एक आलीशान हवेली में एक केप्ट मैन, किसी अमीर औरत के आश्रित पुरुष की जिंदगी जी रहे थे, जहां दर्जनों नौकर और लग्जरी गाड़ियां तुम्हारी सेवा में हाजिर थीं। जैसे जैसे उसने ये बातें सुनी, वह और ज्यादा बेचैन होता गया। फिर भी आखिर में वह पूरी तरह उलझन में पड़ गया। तो क्या यह महिला सीईओ 50 या 60 साल की औरत है? क्या सोच रहे हो? वह मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ी है। उसका फिगर बहुत बढ़िया है और वह खूबसूरत भी है। वांग दाहे को लगा कि तुम्हारा दिमाग फिर गया है। अरे यार, क्या तुम्हें कोई सदमा लगा है और तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो? चलो मिलते हैं। तुम कहां हो? मैं तुम्हें ढूंढता हूं। तुमने आह भरी। मिलने की बात बाद में करेंगे। मू चेनक सिंह शादी वाली घटना को लेकर थोड़ी नाराज है, इसलिए मुझे पहले उसे मनाना होगा। तुम्हारे सुरक्षित होने से राहत महसूस करते हुए वांग दाहे ने कहा, ठीक है, बस अगर कुछ भी हो तो मुझसे संपर्क जरूर करना। फोन रखने के बाद याशी के साथ पिछली रात की मुश्किलों से थके हारे तुम बिस्तर पर लेट गए और गहरी नींद में सो गए। दोपहर 1 बजे तक तुम्हारी नींद नहीं खुली, जब तक कि जरूरी मैसेज की नोटिफिकेशन की बौछार ने तुम्हें जगा नहीं दिया। सुबह सुबह चिड़चिड़े होने की वजह से आपको तुरंत गुस्सा आ गया। आपने अपना फोन देखा और मू चेनक सिंह का एक मैसेज पाया। यांग फेंक, हमारी शादी में तुम्हें ले जाने वाली वह औरत कौन थी? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? तुम हमेशा कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर भी तुम मेरी पीठ पीछे किसी दूसरी औरत के साथ घूम रहे हो। क्या यही तुम्हारा प्यार है? मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि उसे तुरंत छोड़ दो, वरना शादी नहीं होगी। आपने जल्दी जल्दी मैसेज पढ़े और खुद को बेवकूफ कहने लगे। सच तो इतना साफ था, फिर भी पिछले जन्म में मरने के दिन तक आप उसे देख नहीं पाए थे। यह देखकर आपने तुरंत उसका कॉन्टैक्ट निकनेम बदल दिया और जवाब दिया, तो चलो सगाई तोड़ देते हैं। मू चेनक सिंह की आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम जैसा सिंप, किसी के पीछे पागल रहने वाला, सच में मुझसे सगाई तोड़ना चाहता है? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? इन बातों से मुझे तुमसे नफरत हो जाएगी। अगर तुम भविष्य में कभी मुझसे शादी करना चाहो तो बस सपने ही देखते रह जाओगे। आप कुछ बोल नहीं पाए। आपने खुद से पूछा, क्या तुम उसके बराबर भी हो? तुम्हें चुनना बेवकूफी होगी। मू चेनक सिंह गुस्से से पागल हो रही थी, इतनी गुस्से में कि बस फट ही पड़ेगी। फिर भी उसे आपकी बातों को गलत साबित करने के लिए एक भी तर्क नहीं मिला। ठीक है यांग फेंक, तुमने खुद ये कहा है। बाद में मेरे पास घुटनों के बल आकर माफी मत मांगना, आपने तिरस्कार से कहा। निश्चिंत रहो, वह दिन कभी नहीं आएगा। उधर मू चेनक सिंह गुस्से में कमरा तोड़फोड़ रही थी। आप उसकी हर बात मानते थे। वह इस अचानक आए बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। बस इंतजार करो, स्कूल शुरू होने दो, वह फिर से दुम हिलाती हुई मेरे पास माफी मांगने आएगी। सच में मू चेनक सिंह की आंखों में आंसू आ गए। बेशक ये सच है जिंग जिंग, अगर वह तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत करती है तो तुम्हें उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करना चाहिए। मां, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मू चेनक सिंह की आंखों में नफरत की चमक आ गई। अगर यांग फेंक माफी मांगता भी तो वह पक्का उसे बुरी तरह जलील करती। इसी बीच आपने अपना फोन एक तरफ फेंका और राहत की सांस ली। अच्छा लग रहा है। शादी के समय मू चेनक सिंह से यही शब्द कहने का आपका इरादा था, लेकिन याशी ने बीच में दखल दिया और इससे पहले कि आप कुछ कह पाते उसने आपको नशीली दवा देकर अगवा कर लिया। अच्छी बात यह रही कि आज आप आखिरकार ये शब्द कह पाए। जब आप आराम कर रहे थे तभी अचानक आपको अपने पीछे हल्की सी हलचल महसूस हुई। मुड़कर देखा तो पाया कि याशी आपको दीवार से सटाकर चूम रही थी। होंठों पर चुभन और याशी के चेहरे पर बहते आंसू को महसूस करके आप कुछ पल के लिए हैरान रह गए। समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। यांग फेंक, याद रखना, तुम मेरे आदमी हो, याशी के आदमी। कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। असल में तुम पर मेरा हक है, मू चेनक सिंह का नहीं।
फिर याशी ने आपको बिस्तर पर धकेल दिया, जिससे एक और जोशीली और भावुक दोपहर गुजरी। बाद में आपने याशी को अपने कान में फुसफुसाते हुए सुना। उसकी आवाज में दबा हुआ दर्द था। आह फेंक। उसके लाल होंठ आपके कान को छू रहे थे। आह फेंक। अगर तुम नाटक कर रहे हो तो नाटक करते रहो। क्या पता आज जो हुआ वो कोई गलतफहमी ना हो। तो मैं तुम्हारे सभी क्लासमेट्स से सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। ठीक है, निश्चिंत रहो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। चिंता दूर होने पर याशी और भी उत्साहित हो गई और तुरंत दूसरा दौर शुरू कर दिया। अगली सुबह हुई। याशी, जो आमतौर पर 39 डिग्री बुखार में भी ऑफिस जाती थी, आज नहीं आई थी। जब महिला सेक्रेटरी याशी के साइन के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई तो जियांग किंग ने उसके कंधों पर निशान देखे और उसके मन में दो बातें आईं, लानयांग और दरबार के कामकाज की अनदेखी करने वाला राजा। साइन करने के बाद जियांग किंग वहां रुकी नहीं। हालांकि सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने यांग फेंक की ओर कुछ बार देखा। इस दुनिया में प्रेसिडेंट या सिर्फ तुम्हारी परवाह करती है। उम्मीद है तुम उनकी सच्ची भावनाओं के साथ धोखा नहीं करोगे। उस शाम याशी बेडरूम के सोफे पर आराम से बैठी फाइनेंस मैगजीन पढ़ रही थी। आपने हिम्मत जुटाई और अंदर गए। याशी, क्या बात है? जब वह पल आया तो आपकी हिम्मत थोड़ी जवाब दे गई। आप याशी से अपनी आजादी मांगना चाहते थे, लेकिन इससे उस बीमार महिला टाइकून के राज भी खुल जाते। तुमने बात को हंसी में उड़ा दिया और उसके पास गए। अरे तुम्हारे बाल गीले हैं, यह तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ा इमोशनल सपोर्ट दे सकता हूं। या शी की नजरें नरम पड़ गईं। फिर वह हंसी। ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देती हूं। तो तुम्हें आजादी चाहिए? तुम कैद नहीं रहना चाहते? तो एक अच्छे लड़के की तरह रहो, अब पपी बनो और मेरे लिए उकड़ू बैठ जाओ। हम अभी उकड़ू बैठो। तुमने मन ही मन खुद को कोसा। एक बड़े आदमी होने के बावजूद याशी हमेशा तुम पर हावी रहती थी और अब वह खेल खेल रही थी क्योंकि तुम शरारती हो गए थे। आप फेंक, जब तक तुम ठीक से रहोगे मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, लेकिन अगर नहीं हम तो आजमा कर देख लो। चिंता मत करो याशी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि तुम अपनी बात पूरी कर पाते उसने कहा, आप फेंक, तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है। मुझे सच में उम्मीद है कि तुम इसे जिंदगी भर जारी रख पाओगे। इतना कहकर याशी ने एक रस्सी निकाली। बटलर वांग तुम्हारी तरफ बढ़े। एक लंबी रात के बाद तुम थके हारे नाश्ते के लिए नीचे आए। तभी तुम्हारे अच्छे दोस्त वांग दाहे का फोन आया। अरे पागल, तुम इतने दिनों से बाहर क्यों नहीं आए? क्या हो रहा है? कहीं किसी अमीर औरत ने तुम्हें कैद तो नहीं कर लिया? मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं, क्या तुम मुझे भी नहीं बता सकते? तुम्हें बेबसी और हार मानने जैसा महसूस हुआ। मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। थोड़ी बातचीत के बाद तुमने फोन काट दिया और दूसरी तरफ मुड़े। बटलर वांग, क्या यहां कुछ ऐसा है जिससे मैं एकदम बैडएस दमदार दिखूं? स्टीवर्ड वांग ने तुम्हें समझदारी भरी नजर से देखा। बिल्कुल, हमारे पास एक है। फिर वह तुम्हें अंडरग्राउंड गैराज में ले गया और एक क्विनिक्सेग की तरफ इशारा किया। यह तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मिस आज रात तुम्हें खुद बताना चाहती थी, लेकिन चूंकि यंग मास्टर यांग को अभी इसकी जरूरत है, इसलिए तुम्हें सीधे यहां लाना बेहतर समझा गया। या शी का तैयार किया हुआ तोहफा देखकर और यह याद करके कि पिछले जन्म में तुमने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था, तुम्हारा मन किया कि खुद को थप्पड़ मार लो। तुमने एक गहरी सांस ली। अब कड़ी मेहनत करके पैसे कमाने का समय आ गया था। तुम याशी पर अकेले सारा बोझ नहीं डाल सकते थे। उन ख्यालों को झटक कर तुम कोनिक्सेग में बैठे, एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी लेकर निकल पड़े। स्टीवर्ड वांग तुरंत अपने बगल में खड़े दो बॉडीगार्ड्स की ओर मुड़े। मेरे साथ चलो और उस पर कड़ी नजर रखो, ध्यान रहे कि वह कोई हरकत न करे। 2.5 मिनट बाद तुम वांग दाहे के पास पहुंचे। उसने हैरानी से तुम्हें देखा। तुम पागल हो। तुम कार से बाहर निकले और डरे हुए वांग दाहे को देखा। क्या तुम कार भी नहीं पहचान पाए? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में किसी के कैप्ट मैन, किसी अमीर महिला के आश्रित पुरुष बन जाओगे। मुझे लगा तुम बस मजाक कर रहे थे। ये बिल्कुल सच है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे यह कार दी है। मेरे पीछे जो बॉडीगार्ड्स हैं वे भी उसी के लोग हैं। यह सुनकर वांग दाहे ने गंभीरता से कहा, तुम्हें ऐसी कार देने वाली महिला जरूर बहुत अमीर होगी। वह सच में तुम्हें पसंद करती है। तुम्हें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। चिंता मत करो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, वह भी मुझसे प्यार करती है। यह कहकर तुमने कार की चाबियां उसकी तरफ उछाल दी। तुम गाड़ी चलाओ। ठीक है। वांग दाहे खुशी खुशी ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। तुम पैसेंजर सीट पर बैठे और याशी को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। उस समय याशी कंपनी के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग में थी और उसकी नजरें कमरे में ठंडेपन से घूम रही थीं। अचानक फोन की घंटी ने कॉन्फ्रेंस रूम की सन्नाटे भरी खामोशी को तोड़ दिया। याशी ने फोन उठाया और ऑफिस का माहौल, जो पहले बहुत ठंडा था, तुरंत नरम पड़ गया। खड़े होकर याशी ने ग्रुप की तरफ देखा। थोड़ी देर का ब्रेक ले लीजिए, मुझे एक कॉल का जवाब देना है। जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा बंद हुआ, अधिकारी आपस में बातें करने लगे और तुम्हारे और प्रेसिडेंट या के बीच के रिश्ते के बारे में अंदाजे लगाने लगे। इसी बीच याशी अपने ऑफिस में चली गई। आप हेंक, तुम्हें इंतजार कराने के लिए माफ करना, मैं एक मीटिंग में थी। तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते थे? याशी बहुत खुश थी। आखिरकार यह पहली बार था जब तुमने खुद उसे फोन करने की पहल की थी। लंच का समय हो गया है, क्या तुम अभी भी काम कर रहे हो? तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। वह धीरे से मुस्कुराई। तुम ऐसे कितने अच्छे लगते हो, उसने सोचा। उसे सच में उम्मीद थी कि तुम कभी अपने पुराने रूप में वापस नहीं आओगे, वरना
उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। वह तुम्हें अपने पास रखने के लिए तुम्हारे हाथ पैर काट देती। अगर तुम आत्महत्या करने की कोशिश करते तो वह तुम्हें मरने देती, फिर तुम्हारी लाश को एक नमूना बना देती, या शायद तुम्हारी राख खा जाती ताकि तुम उसका हिस्सा बन सको। उस पल तुम्हें याशी के पागलपन भरे विचारों का जरा भी अंदाजा नहीं था। क्या तुम ऑफिस में हो? मैं आकर तुम्हारे साथ बैठती हूं। याशी सिर हिलाने ही वाली थी कि तभी उसे जियांग किंग की बात याद आई। किसी आदमी पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो, उसे थोड़ी जगह दो। वह कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे ढीली पड़ गई। आने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी थक गई हूं और लंच के समय ऑफिस में ही थोड़ी देर सोना चाहती हूं, तो समय पर खाना मत भूलना। मैं खा लूंगी। फोन रखने के बाद याशी अपना फोन लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में वापस आ गई। उसके अंदर आते ही एग्जीक्यूटिव्स के बीच चल रही गर्मा गर्म बहस अचानक रुक गई। वह टेबल के सबसे मुख्य स्थान पर वापस बैठ गई। मैनेजर यांग, जिस प्रपोजल पर हमने बात की थी उसे फिर से ड्राफ्ट करो। जरूरत पड़े तो ओवरटाइम करो और 5 दिनों के अंदर मुझे सौंप दो। आज के लिए बस इतना ही, मीटिंग खत्म। प्रेसिडेंट, या अगर मैं पूछ सकूं तो जिस आदमी से आप अभी बात कर रही थीं, उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? सबने एक साथ याशी की तरफ देखा। उसने उस एग्जीक्यूटिव की तरफ देखा जिसने अपने माथे से पसीना पोंछा। प्रेसिडेंट के निजी मामलों में दखल देकर उसने थोड़ी बेवकूफी कर दी थी। एग्जीक्यूटिव्स की घबराहट के बीच याशी ने धीरे से कहा, मेरा आदमी और मेरा बॉयफ्रेंड। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई और एग्जीक्यूटिव्स हैरान होकर उसे देखते रह गए। इस बीच वांग दाहे ने याशी के साथ तुम्हारी बातचीत सुन ली थी। उसे इतनी जलन हो रही थी कि मानो वह गुस्से में अपने दांत ही पीस डालेगा। यांग फेंग को बॉय टॉय की तरह रखने वाली उस अमीर महिला की आवाज कितनी प्यारी है, और वह जवान भी है। वह पागल आदमी, उसने उस महिला का ध्यान कैसे खींचा? क्या उसने उसकी जान बचाई थी या पूरी गैलेक्सी को? तुम्हें भी नहीं पता था याशी तुम्हें पसंद कैसे करने लगी। होटल में वांग दाहे के साथ खाना खाने के बाद बटलर सम्मान के साथ आगे आया। यंग मास्टर यांग, मिस ने अभी एक मैसेज भेजा है। मैंने कहा था कि अपने दोस्त को शॉपिंग पर ले जाओ, जो भी चाहिए खरीद लो। मिस, प्लीज पेमेंट का ध्यान रखें। तुम सोच में डूबे हुए थे। याशी का तुम पर अधिकार जताने वाला रवैया पहले जैसा तीव्र नहीं लग रहा था। ऐसा लगा कि उसकी इच्छाओं को मानना ही सही तरीका था। थोड़ी देर बाद तुम और वांग दाहे एक शॉपिंग मॉल पहुंचे। घड़ी के काउंटर के पास से गुजरते हुए तुम्हारी नजर घड़ियों की एक जोड़ी पर पड़ी, कपल्स के लिए एक मैचिंग सेट। सर, ये ट्रू लव घड़ियां हैं जिन्हें मास्टर क्लिफ्टन ने डिजाइन किया है। ये दुनिया में अपनी तरह की इकलौती हैं। वांग दाहे ने उत्सुकता से पूछा, इनकी कीमत क्या है? एक नजर में ही उसे पता चल गया कि वे बहुत कीमती हैं। सर, इस जोड़ी की कीमत 15 मिलियन है। कितनी? 15 मिलियन। यह सुनकर स्टीवर्ड वांग ने ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाला। बिल का पेमेंट करते हैं, वहां वाली दूसरी घड़ी भी पैक कर दो। बहुत अच्छा, उस घड़ी की कीमत 3 मिलियन है। कुल मिलाकर 18 मिलियन हुए। ये लीजिए। घड़ियाम लेने के बाद स्टीवर्ड वांग ने 3 मिलियन युआन वाली घड़ी वांग दाहे को थमा दी। वांग दाहे ने हैरानी से अपनी ओर इशारा किया, यह मेरे लिए है। यंग मास्टर वांग, आप यंग मास्टर यांग के अच्छे दोस्त हैं। उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसे समझने के लिए उसे कुछ अकेले समय की जरूरत थी। तभी वहां से गुजरते हुए मुचेनक सिंह ने तुम्हारी कार देखी। उसने उसकी कीमत पता करने के लिए अपना फोन निकाला। कीमत देखते ही उसका हाथ कांपने लगा और उसकी चापलूस साथी ली सियू हैरानी से मुंह बाएं रह गई। उसका मुंह इतना खुला था कि उसमें बत्तख का अंडा समा जाए। झिंगाजिंग, तुम्हें क्या लगता है ये कार चलाने वाला कोई अमीर दूसरी पीढ़ी का वारिस है या कोई बूढ़ा आदमी? मू चेंजिंग ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि कार का मालिक किस तरह का इंसान होगा। अगर वह 20-21 साल का कोई नौजवान होता तो उसका परिवार बहुत अमीर होता, शायद यांग फेंग से भी बेहतर बैकग्राउंड वाला। इसी बीच आप और स्टीवर्ड वांग कार की ओर बढ़े। आपको देखकर ली सियू उत्साहित हो गई। झिंगजिंग, वह कितना हैंडसम है। मू चेंजिंग का दिल जोरों से धड़कने लगा। आप असल में यांग फेंग से भी ज्यादा अच्छे दिखते थे। यंग मास्टर यांग, मिस मू आपको देख रही हैं। इससे मेरा क्या लेना देना? आपने मू चेंजिंग की तरफ देखे बिना ही कार में कदम रखा। स्टीवर्ड वांग ने माथे पर बल डाला। वह आपके हाव भाव को ध्यान से देख रहा था। क्या सच में यंग मास्टर यांग को मू चेंजिंग की कोई परवाह नहीं थी? आपको कार में जाते हुए देखकर मू चेंजिंग पूरी तरह निराश हो गई। वह सच में बस ऐसे ही चला गया। वह आपके करीब आना चाहती थी, लेकिन आपके बॉडीगार्ड्स ने आपको घेरा हुआ था। कौन जाने क्या उसे कभी आपसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ याशी सोफे पर उदास बैठी थी और गुस्से से आग बबूला हो रही थी। सेक्रेटरी जियांग, हमें क्या करना चाहिए? जियांग किंग ने माथे पर बल डाला। उसे सच में कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। शाओ जिंगफान ने छत की ओर देखा। काश याशी के गुस्से की आग बुझाने के लिए कोई फायर एक्सटिंग्विशर होता। फायर एक्सटिंग्विशर? जियांग किंग की आंखें चमक उठी। तो फिर किसी आदमी को ही फायर एक्सटिंग्विशर बना देते हैं। एक आदमी? शाओ जिंगफान को शक हुआ। याशी एक आदमी की वजह से ही तो इतनी गुस्से में है। भला कोई दूसरा आदमी उसे कैसे शांत कर सकता है? दूसरे आदमी शायद काम ना आए, लेकिन वह आ सकता है। इतना कहकर जियांग किंग ने रहस्यमयी ढंग से अपना फोन निकाला और आपका नंबर डायल किया। आपने कॉलर आईडी देखी और हैरान रह गए। जियांग किंग हमेशा आपसे थोड़ी दूरी बनाए रखता था, आखिर वह अब क्यों संपर्क कर रहा था? सेक्रेटरी जियांग, क्या बात है? यंग मास्टर यांग, याशी के साथ कुछ मसला हो गया है। हमें आपकी जरूरत है, आप तुरंत आकर मदद करें। आप और भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन चूंकि जियांग किंग ने आपको बुलाया था तो जाहिर है कि मामला कोई मामूली नहीं था। साथ ही यह याशी का आप पर भरोसा और पसंद बढ़ाने का एक मौका भी था। ठीक है, मुझे लोकेशन भेज दो।
जियांग किंग ने आपको बता दिया। ये जानकर कि यह सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर है, आप जल्दी से वहां पहुंचकर और पूरी बात सुनकर आप घबरा गए। तो सेक्रेटरी जियांग, आप चाहते हैं कि मैं आग बुझाऊं? हाँ, सिर्फ तुम ही या शी का गुस्सा शांत कर सकते हो। आप मुझे कुछ ज्यादा ही काबिल समझ रहे हैं। या शी का मूड बहुत खराब था। इस तरह गुस्से के बीच जाना मौत को दावत देने जैसा लग रहा था। आपकी हिचकिचाहट देखकर जियांग किंग ने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला। यंग मास्टर यांग, आप में आत्मविश्वास की कमी है। इससे पहले कि आप कुछ कह पाते, जियांग किंग ने आपको धक्का देकर कमरे के अंदर कर दिया। जैसे ही आप अंदर धकेले गए, कमरे में मौजूद सभी लोगों ने एक साथ आपकी ओर देखा। जियांग किंग आपके पीछे अंदर आए, दरवाजा बंद किया और कुंडी पर हाथ रखकर खड़े हो गए। आगे भेड़िया, पीछे शेर, कितनी बुरी जिंदगी है। कोई और चारा ना होने पर आपको हिम्मत जुटानी पड़ी और याशी के पास जाना पड़ा। आपने उसका हाथ पकड़ा। याशी, गुस्सा मत हो। गुस्सा करना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता, इससे तुम्हारी स्किन पर असर पड़ेगा। याशी ने आपको ठंडी नजरों से देखा। तुम यहां किस लिए आए हो? आग बुझाने के लिए? नहीं, रुको, वो बात नहीं है। मैं यहां तुम्हारा साथ देने आया हूं। मैं चाहता था कि जब तुम ऑर्डर दे लो तो हम साथ घर चलें। बात करते हुए आपने धीरे से उसके हाथ से टिश्यू ले लिया। याशी, पहुंचना बंद करो। तुम्हारी स्किन कितनी नाजुक है, तुम उस पर खरोंच नहीं आने देना चाहोगी। इस बीच वांग दहाई हैरान रह गया। क्या उसने सही देखा था? उस नौजवान लड़के ने सच में याशी को छुआ था। और याशी ने उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। याशी ने अपने होंठ सिकोड़ दिए। उसका अंदाज अभी भी इतना ठंडा था कि हवा भी जम जाए। ये देखकर और उसे मनाने का कोई तरीका न सूझने पर तुमने बस अपनी आंखें बंद की और उसके लाल होंठों पर जोर से किस किया। बाप रे, शाओ जिंगफान की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या हो रहा था? क्या यह आदमी पागल हो गया था? वांग जंगहाई की भी घबराहट बढ़ गई। जिस आदमी को वह साथ लाया था उसने याशी को बस छुआ ही था कि उसे जानलेवा नजर का सामना करना पड़ा, और यह आदमी तो उसे किस ही कर रहा था। भीड़ की हैरान नजरों के बीच याशी ने अपनी बाहें तुम्हारी कमर के चारों ओर लपेट लीं और आंखें बंद करके तुम्हें वापस किस किया। उस पल उससे निकलने वाली ठंडक पूरी तरह गायब हो गई। यह किस तरह की फैंटेसी कहानी थी, इससे सच में पता चलता है। वुकोंग नोवेल पढ़ने से आप किसी के ठंडे बर्ताव को ठीक करने का राज सीख सकते हैं। उसके अंदाज में बदलाव देखकर तुमने राहत की सांस ली। जब तक वह अब नाराज नहीं थी, बस यही मायने रखता था। जब किस खत्म हुआ तो याशी ने तुम्हें छोड़ा और बिना किसी भाव के सीधे सामने देखने लगी। चलो, कोलैबोरेशन पर बातचीत जारी रखते हैं। बातचीत खत्म करके बाहर निकलते समय प्राइवेट रूम में तुमने खुद पहल करके याशी का हाथ पकड़ा। वह सीधी हुई और हैरानी से तुम्हारी तरफ देखने लगी। याशी, हम एक कपल हैं, तो क्या हाथ पकड़ना कोई अजीब बात है? कपल? हाँ, और एक दिन हम पति पत्नी बन जाएंगे। शाओ जिंगफान और जियांग किंग तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे थे। यह देखकर शाओ जिंगफान ने जियांग किंग को एक तरफ खींचा और धीरे से कहा, क्या वह हैंडसम लड़का प्रेसिडेंट या के साथ रह रहा है? अगर प्रेसिडेंट या ने तुम्हें उसे हैंडसम लड़का कहते हुए सुन लिया तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन उससे देखो, क्या वह बस एक हैंडसम लड़का नहीं है? अच्छे ग्रेड्स के अलावा क्या उसमें कोई और हुनर है? वह प्रेसिडेंट या के बिल्कुल भी लायक नहीं है। शाओ जिंगफान ने जवाब दिया, वह वही आदमी है जिसे प्रेसिडेंट या ने दिल दिया है। इस बारे में सिर्फ वही फैसला कर सकती हैं। अब से अपनी जबान संभाल कर बोलना। उनकी मौजूदा हैसियत को देखते हुए उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, बस एक जीवन साथी की कमी है। यांग फेंग ही वह अकेला इंसान है जिसने सच में उनके दिल में जगह बनाई है। वह पहले तुम्हारे प्रति दुश्मन जैसा बर्ताव करता था क्योंकि तुमने याशी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी और मुचेनक सिंह के बहुत करीब थे। अब जब तुम याशी के साथ रहने को तैयार दिख रहे हो तो बस इतना ही उसके लिए अपनी सारी दुश्मनी भुलाने के लिए काफी है। शाओ जिंगफान पहले मुचेनक सिंह की चापलूसी करता था, लेकिन अब वह याशी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। हो सकता है कि वह बस दिखावा कर रहा हो। नहीं, मुझे लगता है कि इस बार यांग फेंग दिखावा नहीं कर रहा है, उसका मन बदल गया है। सेक्रेटरी जियांग, आपको यह कैसे पता चला? जियांग किंग ने उसकी ओर देखा। नादान, उसने याशी को सोफे की ओर खींचा। तुमने सोने और हरे रंग के डायल वाली एक घड़ी निकाली। याशी, मैंने मॉल में यह घड़ी देखी और सोचा कि यह तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। बेशक मेरे पास खुद पैसे नहीं थे, मैंने तुम्हारे ब्लैक गोल्ड कार्ड का इस्तेमाल किया। भले ही अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, चिंता मत करो, जब मैं कुछ पैसे कमा लूंगा तो अपनी कमाई से तुम्हारे लिए तोहफे खरीदूंगा। यह सुनकर याशी मुस्कुरा दी। आह फेंक, मुझे तुम पर भरोसा है। तुमने खुद याशी की कलाई पर घड़ी बांधी। उसने देखा कि तुमने भी वैसी ही घड़ी पहनी थी, उसकी सफेद थी और तुम्हारी काली। इसे बांधने के बाद क्या यह ऐसा काम नहीं है जो आमतौर पर कोई पुरुष किसी महिला के लिए करता है? ऐसा लगता था कि उनके रिश्ते में हमेशा याशी ही फैसले लेती थी। नहीं, मुझे आगे बढ़कर पहल करनी होगी। मुझे वह आदमी बनना होगा जो जिम्मेदारी ले। अपने काम पूरे करने के बाद तुमने वुकोंग ब्राउजर पर एक नॉवेल लिखा। इस बार तुम अपनी खुद की कलात्मक पटकथा, स्क्रीन प्ले तैयार करने के लिए दृढ़ थे। इस बीच सर्विलांस रूम में याशी काफी देर तक तुम्हें ध्यान से देखती रही। आह फेंक, प्लीज पहले जैसे मत बन जाना, ठीक है? काफी समय हो गया था जब उसने सच में तुम्हारा सौम्य व्यवहार और तुम्हारे द्वारा दिखाई गई दयालुता महसूस की थी। अगर तुम कभी वापस उसी यांग फेंक जैसे बन गए जो मुझ चिनक सिंह को पसंद करता था और भाग जाना चाहता था, तो वह तुम्हें हमेशा के लिए कैद करने से खुद को रोक नहीं पाएगी। जब याशी सोच में डूबी हुई थी, तभी बटलर वांग उसके पास आए। मिस, क्या आपने मुझे बुलाया था? आज आ फेंग ने क्या किया? वांग दाहे को लेने के बाद यंग मास्टर यांग शहर के बाहरी इलाके में घूमने निकल गए। क्या वह अभी तक यांग जारेन या मू चिनक सिंह से मिलने नहीं गए?
नहीं, हालांकि आज उनकी मुलाकात मू चिनक सिंह से हुई थी। यह सुनकर याशी की मुट्ठी अनजाने में ही कस गई। उन्होंने क्या कहा? यंग मास्टर यांग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने उन्हें याद भी दिलाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मू चिनक सिंह से उनका कोई लेना देना नहीं है। मिस, मुझे लगता है कि यंग मास्टर यांग को अब मू चिनक सिंह की कोई परवाह नहीं है। सच कहूं तो मुझे उम्मीद है कि वह सच में बदल गए हैं। याशी की आंखों में एक अजीब सी जुनूनी चमक दिखाई दी। लेकिन अगर वह सिर्फ दिखावा भी कर रहे हैं, तब भी वह मेरे हैं, और सिर्फ मेरे, मरने के बाद भी। इसी बीच टाइपिंग पूरी करने के बाद आपने अपना नॉवेल वुकोंग नॉवेल्स पर सबमिट कर दिया। तभी आपके फोन पर क्यू क्यू का नोटिफिकेशन आया। आपने देखा कि मू चिनक सिंह की साथी ली सियू का मैसेज था। यांग फेंग, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें अभी भी जिंगजिंग में दिलचस्पी है या नहीं? आजकल उसका मूड ठीक नहीं रहता। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाकर उसका मूड ठीक करना चाहिए। हाँ, वैसे उसकी नजर एक ब्रेसलेट पर है जिसकी कीमत 1000 युआन है। मैं तुम्हें लोकेशन और फोटो भेज दूंगी, पहले उसे खरीद लो और मैं उसे तुम्हारे लिए उस तक पहुंचा दूंगी। उसे पाकर वो बहुत खुश होगी। आपको हंसी आ गई। असल में ब्रेसलेट उसे ही चाहिए था। आपने बस 2 शब्दों में जवाब दिया, पैसे नहीं है। यांग फेंक, क्या तुम इस गर्मी में पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम जिंगजिंग को कैसे रिझाओगे? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या मू चिनक सिंह जैसे कचरे को रिझाने की कोशिश करना भी सही है? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मुझसे चीजें मांगने की हिम्मत कैसे हुई? मू चिनक सिंह को बेझिझक बता देना कि मैंने क्या कहा, और हाँ, उससे कहना कि मुझे परेशान करना बंद करे। यह भेजने के बाद आपने ली सियू को ब्लॉक कर दिया। नजर से दूर तो दिल से भी दूर। दूसरी तरफ ली सियू इस बात से बहुत नाराज थी कि तुमने उसे ब्लॉक कर दिया था। उसने तुरंत तुम्हारे उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया जिसमें तुमने मू चिनक सिंह को कचरा कहा था और उसे भेज दिया। इसे देखकर मू चिनक सिंह का चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन साथ ही उसे थोड़ी बेचैनी भी महसूस हुई। उसे ऐसा क्यों लगा कि शादी के बाद यांग फेंग इतना बदल गया है? मू चिनक सिंह तुम्हें कमतर समझता था और उसे लगता था कि तुम उसके लायक नहीं हो। फिर भी उसे अच्छा लगता था कि तुम उसके साथ सम्मान से पेश आती हो। इससे उसे बहुत बड़ी कामयाबी का एहसास होता था। यांग के घर में यांग किंगवान ने देखा कि कुछ नौकर तुम्हारे कमरे में जा रहे हैं, तो उसने भौहें सिकोड़ी। तुम लोग क्या कर रहे हो? बड़ी मिस, मैडम ने हमें आदेश दिया था कि तुम्हारे यांग परिवार को छोड़कर जाने के ख्याल से ही उसका दिल जोरों से दुखने लगा। एक पल के लिए सामान हटाना बंद करो, मैं अंदर जाकर देखती हूं। अपने ख्यालों को झटकते हुए यांग किंगवान तुम्हारे कमरे में गई। वह पहली बार वहां गई थी और अंदर जाते ही वह ठिठक गई। उसने देखा कि तुम्हारा कमरा उसके कमरे के आकार का मुश्किल से 7वां हिस्सा था। वह सिर्फ 6 या 7 वर्ग मीटर का लग रहा था। क्या यांग फेंक हमेशा से यहीं रहा है? हाँ, जब यंग मास्टर 13 साल की उम्र में लौटे तो मैडम ने उनके रहने का इंतजाम यहीं किया था। इसमें कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। मैडम का कहना था कि उन्हें डर था कि अचानक मिली ऐशो आराम की जिंदगी बड़े बेटे को गलत रास्ते पर ले जाएगी, इसलिए उन्होंने उसे सादगी से पालने पर जोर दिया। यह सब देखकर मदर वांग ने आह भरी। कमरे में जरूरत की कुछ चीजों के अलावा और कुछ नहीं था। इसके उलट यांग ली का कमरा उसकी पसंद की नक्काशीदार चीजों, कपड़ों से भरे वॉक इन क्लोजेट और महंगी राइस वाइन से भरा हुआ था। यह सोचकर यांग किंगवान का गला भावनाओं से भर आया। मदर वांग, क्या यांग फेंक के कपड़े और जूते हमेशा ऐसे ही रहे हैं? हाँ बड़ी मिस, हमेशा। बड़े यंग मास्टर का गुजारा भत्ता महीने में सिर्फ 400 युआन था। जहां आप लोगों के पास ड्राइवर थे, वहीं उन्हें रोज बस से स्कूल जाना पड़ता था। उनके पास जूते या कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और न ही मैडम या मास्टर ने उनके लिए कभी ये चीजें खरीदी। तो यांग फेंग को पैसे कमाने के लिए बाहर जाकर काम करना पड़ता था। फिर भी उसे महीने में सिर्फ 400 युआन का अलाउंस मिलता था। 400 युआन! क्या यांग परिवार के बच्चों को आम तौर पर महीने में हजारों युआन नहीं मिलते थे? हाँ, यहां तक कि जब वह यूनिवर्सिटी में था तब भी वह पढ़ाई के साथ साथ 2 नौकरियां करता था। मां वांग ने आह भरी। यह सुनकर यांग किंगवान सोचने लगी, यांग फेंक को असल में यांग परिवार से क्या मिला था? उसे सच में क्या मिला था? सोच में डूबी हुई यांग किंगवान सीढ़ियों से नीचे उतरी। बड़ी बहन, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे तुम रो रही थी। क्या तुम सबने शियाओफिंग का कमरा देखा है? यह सुनकर यांग किंगयान ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़े। बड़ी बहन, हम यांग फेंक के कमरे में क्यों जाएंगे? पापा, मां, मैं आज वहां गई थी। मैंने देखा कि शियाओफिंग किन हालात में रहता है। उसका कमरा बहुत छोटा है, बस कुछ स्क्वायर मीटर का। मुश्किल से उसमें एक डेस्क, एक बिस्तर और एक छोटी अलमारी आ सकती है। पापा, मां, वह आपका अपना बेटा है। यांग परिवार के सबसे बड़े बेटे के तौर पर क्या उसे ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए? यांग चांगझोउ ने जियांग शुकिन की ओर देखा। घर के मामलों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुमने यांग फेंक के लिए ऐसा कमरा कैसे तय किया? क्या तुम उस लड़के के लिए कभी कपड़े या कोई और चीज नहीं खरीदती और तुमने उसे सिर्फ 400 युआन का अलाउंस दिया? यह सुनकर जियांग शुकिन को गुस्सा आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मनहूस यांग परिवार से रिश्ता तोड़ने के बाद भी मुसीबतें खड़ी करता रहेगा। क्या मैं उसमें हिम्मत और कड़ी मेहनत की भावना नहीं जगाना चाहती थी? वह इतने लंबे समय तक अनाथालय में रहा। यांग परिवार में लौटने के बाद वह थोड़ी बहुत मुश्किल क्यों नहीं झेल सकता था? यांग फेंक हर दिन मू चिनक सिंह के पीछे भागता रहता था। अगर मैं उसे ज्यादा पैसे देती भी तो भी वह उन्हें उसी पर खर्च कर देता। भले ही मैंने उसे ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दी, वह ठीक ठाक तो रह रहा है ना? यांग चांग ने भौहें सिकोड़ी। यह सच है।
वैसे भी अब उसका यांग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। गुड नाइट। अब उनके साथ यांग फेंग के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने मु चेनक्सिंग की खातिर परिवार से रिश्ते तोड़ लिए थे, इसलिए उन्हें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए थी। यांग किंगवान कुछ कहना चाहती थी। आखिरकार क्या शियाओ फेंग ने किन परिवार में शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि यांग परिवार से उसे दुख पहुंचा था? लेकिन यांग चांग के चेहरे पर सख्त भाव देखकर वह चुप रह गई। वह नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई बेघर होकर भटकता रहे। वह किसी समय शियाओ फेंग को समझा बुझाकर मनाने की सोच रहा था। माहौल में भारीपन महसूस करते हुए यांग लिकान ने कहा, पापा मम्मी, असल में एक बात है जो मैंने आप लोगों से छिपाई है। क्या बात है? असल में मेरे भाई की शादी मु चेनक सिंह से नहीं हुई। क्या? यांग चांग ने पूछा। उनकी शादी कैसे नहीं हुई? मेरा एक दोस्त शादी में गया था। पता चला है कि एक बहुत अमीर महिला एक दर्जन से ज्यादा बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आई और रिसेप्शन से ही मेरे भाई को अपने साथ ले गई। मुझे डर था, तुम सब बहुत ज्यादा सोच रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। यह सुनकर वैन शुकिन गुस्से से भर गई। कितनी शर्म की बात है, पहले एक परिवार में घर जमाई बनकर शादी की और अब किसी के रखे हुए आदमी बनकर रह रहे हो। यांग चांग के चेहरे पर भी सख्ती थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका अपना बेटा इतना नीचे गिर जाएगा कि किसी का रखा हुआ आदमी बन जाएगा। अगर यह बात बाहर फैल गई तो यांग परिवार की इज्जत का क्या होगा? भले ही वे रिश्ते तोड़ लें, फिर भी लोग उनकी पीठ पीछे उंगलियां उठाएंगे। यांग चांग ने यांग फेंग को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन कॉन्टैक्ट्स देखते हुए उनका हाथ रुक गया। क्या तुम में से किसी के पास यांग फेंग का नंबर है? वेन शुकिन चुप रही और यांग किंगवान हैरान रह गईं। यांग किंगयान ने अपने होंठ सिकोड़े। उन्होंने यांग फेंग का नंबर बहुत पहले ही डिलीट कर दिया था, तो उनके पास यह कैसे होगा? यांग फेंग उन्हें लगातार फोन करता था और वह उससे बुरी तरह तंग आ चुके थे। यांग परिवार में किसी के पास भी यांग फेंग का फोन नंबर नहीं था। यह देखकर हाउसकीपर वांग ने कहा, मेरे पास यंग मास्टर का नंबर है। यांग चांग ने हाउसकीपर वांग के फोन से यांग फेंग का नंबर अपने फोन में कॉपी कर लिया। दूसरी तरफ फोन जल्दी ही उठा लिया गया। हाउसकीपर वांग, क्या काम है? यांग फेंग, क्या तुम किसी के रखे हुए आदमी बनकर रह रहे हो? यह सुनकर आप कुछ पल के लिए चौंक गए, तो ये आपके सगे पिता थे। आपने ठंडी मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसी। चेयरमैन यांग, मैंने रिश्ते तोड़ने का एग्रीमेंट बहुत पहले ही साइन कर दिया था और एक तीसरे पक्ष को इसका गवाह भी बनाया था। क्या मुझे आपको वे बात याद दिलाने की जरूरत है? अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है और तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर तुमने बिना कुछ और कहे फोन काट दिया। यांग चांग इतने गुस्से में थे कि उनका सीना जोर जोर से फूल पिचक रहा था। यांग शुकिन अपनी कुर्सी पर हाथ बांधकर पीछे की ओर झुककर बैठ गईं। अब जब यांग फेंग के पास एक ताकतवर मददगार है तो उसे लगता है कि वह बहुत बड़ी हस्ती बन गया है और उसे यांग परिवार की जरूरत नहीं है। जाहिर है वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा। यांग किंगयान ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़े। जो अमीर औरतें मर्दों को रखती हैं वे बिल्कुल मदर वांग जैसी होती हैं। उनका मन जल्दी भर जाता है। यांग फेंग को क्या लगता है कि वह जिंदगी भर उस व्यक्ति के साथ जुड़ा रह सकता है? बस इंतजार करो, जल्द ही उसे छोड़ दिया जाएगा और फिर वह गिड़गिड़ाता हुआ यांग परिवार के पास वापस आएगा। उस औरत को आमतौर पर जवान और नए लड़के पसंद आते हैं। चाहे वह उन्हें कितना भी पसंद करे, कुछ समय बाद वह ऊब जाती है और किसी और को चुन लेती है। ठीक है, फिर मैं देखना चाहता हूं कि वह कब तक अकड़ दिखाता है। न जाने क्यों उनकी बातचीत सुनकर यांग किंगवान का दम घुटने लगा। इसके अलावा उनमें से किसी के पास भी, यहां तक कि उसके पास भी, यांग फेंग का फोन नंबर नहीं था। उसे याद था कि पहले उसके पास नंबर था। यांग फेंग अक्सर उसे फोन करता था। बाद में उसने यांग फेंग को चेतावनी दी थी कि वह उसे कभी फोन न करे, ये कहते हुए कि उसके पास काम है और उससे निपटने का समय नहीं है। तब से यांग फेंग ने फोन नहीं किया था। एक बार अपने कॉन्टैक्ट्स देखते हुए उसने यांग फेंग का नंबर डिलीट कर दिया था। खाने की मेज पर यांग ली जियांग शुकिन को खाना परोस रही थी। मां, ज्यादा चिंता मत करो, भैया अभी जवान हैं और गुस्सैल हैं। जब उन्हें कुछ मुश्किलें आएंगी तो उन्हें अपने आप एहसास हो जाएगा कि यांग परिवार ही उनका असली घर है। लियर, तुम ही समझदार और अच्छे स्वभाव वाली हो। आप मेरी मां हैं, मेरा आज्ञाकारी होना तो बनता ही है। कमरे में बैठकर यह नजारा देखते हुए यांग किंगवान के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। किन परिवार में शियाओ फेंग और शियाओली के साथ जो व्यवहार होता था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। शियाओली परिवार की लाडली थी, जबकि शियाओ फेंग ऐसा व्यक्ति था जिसे कोई भी परेशान कर सकता था। कॉल खत्म करने के बाद आप सोने के लिए बेडरूम में लौटे और देखा कि याशी हेडबोर्ड के सहारे बैठी थी। रात के 12:30 बज चुके थे। याशी, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? आप फेंग, यहां आओ। आपको एहसास हुआ कि याशी का मूड कुछ ठीक नहीं है। आप धीरे धीरे उसके पास गए। जैसे ही आप बिस्तर के पास पहुंचे, याशी ने आपको बिस्तर पर दबा दिया। आप फेंग, तुम मेरे हो, हमेशा मेरे ही रहोगे। याशी की आंखों के कोने थोड़े लाल थे और उनमें आंसू झलक रहे थे। ये देखकर और उसकी भावनाओं में कुछ गड़बड़ महसूस करके आपने उसकी बात मानी और उस छोटी सी औरत को अपनी बाहों में भर लिया। 2.5 घंटे के गहरे मिलन के बाद आपने उसके बाल सहलाए। याशी, असल में क्या बात है? मैं ठीक हूं। उसने नजरें झुका ली। कल आफेंग स्कूल वापस जा रहा है। वह फिर से उसी स्थिति के बारे में सोच रही थी। आफेंग क्लास में वापस जा रहा था। उसे डर था कि एक बार जब आप वापस चले जाएंगे तो आप उसके नाटक में साथ देना बंद कर देंगे और अपने पुराने रूप में लौट आएंगे, यानी हमेशा उससे झगड़ते रहेंगे।
पिछली रात वह कैसी दिख रही थी, यह याद करते हुए आप हकीकत में लौटे और तुरंत अपने बैरेट अपनी बढ़ती उत्तेजना को दबा दिया। बाल बाल बचे, लगभग गोली चल ही गई थी। अजीब स्थिति को छिपाने के लिए आपने गला साफ किया। आप डाइनिंग टेबल पर बैठे और चुपचाप नाश्ता किया। नाश्ता खत्म करने के बाद याशी ने आराम से तौलिए से अपना मुंह पोंछा। मैं तुम्हें बाद में स्कूल छोड़ दूंगी। थोड़ी देर में तैयार होने के बाद आप पैसेंजर सीट पर बैठ गए। याशी की आंखें चमक उठी। याशी कंसोर्टियम पहले से ही शांकिंग यूनिवर्सिटी का शेयर होल्डर था। आपके दाखिला लेने के बाद उसने और ज्यादा इक्विटी खरीदने में बहुत सारा पैसा खर्च किया था, जिससे वह यूनिवर्सिटी की कंट्रोलिंग शेयर होल्डर बन गई थी। फेंग, कभी यह मत सोचना कि तुम मेरी पकड़ से बच सकते हो। इसी बीच शांकिंग यूनिवर्सिटी कैंपस में मू चेनक सिंह और ली सियू टहल रहे थे। एक लग्जरी कार के इंजन की आवाज सुनकर ली सियू ने स्वाभाविक रूप से उधर देखा। एक रोल्स रॉयस देखकर उसने उत्साह में मू चेनक सिंह का हाथ पकड़ लिया। झिंग झिंग, देखो, ये एक रोल्स रॉयस है। मू चेंजिंग ने भी देखा। उसे उत्सुकता थी कि अंदर कौन हो सकता है। कार के अंदर पिछली सीट पर माहौल बहुत तनावपूर्ण और दमघोंटू था। याशी, मैं अब क्लास जा रहा हूं। अगर दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट करने का जरा भी संकेत मिला तो आप हैं, मुझे तुम्हें कैद करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं उन औरतों से पक्का दूर रहूंगा, चिंता मत करो। अच्छा लड़का। याशी की आंखों में मुस्कान आ गई और उसने मजाक मजाक में तुम्हारे होंठों को हल्के से काटा। यह तुम्हारे लिए इनाम है, आप फेंक। जैसे ही तुम शांत हुए, याशी के आसपास का डरावना माहौल गायब हो गया। याशी, क्या मैं अब क्लास जा सकता हूं? समय हो गया है। याशी आसानी से मान गई। वह तुम्हारी गोद से उठ गई। तुमने अपने कपड़े ठीक किए और कार से बाहर निकले। तुम्हारा हैंडसम रूप देखकर लड़कियां तुरंत दीवानगी से चीखने चिल्लाने लगीं। वह हैंडसम लड़का कौन है? वह हमारे स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उनकी चीखें याशी के कानों तक पहुंची और उसने खतरनाक ढंग से अपनी आंखें सिकोड़ी। काश वह तुम्हें कहीं छिपा पाती ताकि सिर्फ वहीं तुम्हें देख सके। ड्राइवर ने माथे से पसीना पोंछा और पूछा, प्रेसिडेंट, या क्या हम अब होटल जा रहे हैं? हम। याशी ने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को रगड़ा, अपने अंदर उठ रहे बेकाबू ख्यालों को दबाते हुए। इसी बीच ली सियू ने तुम्हारी तरफ इशारा किया और कहा, झिंगजिंग, वही लड़का है जिसने उस दिन कोएनिग्सेक चलाई थी। मैंने भी उसे देखा। मुंह चेंजिंग में उत्साह की लहर दौड़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मिल जाओगे। झिंगजिंग, पिछली बार उसने कोएनिग्सेक चलाई थी और इस बार रोल्स रॉयस। उसका परिवार बहुत अमीर होगा। मुंह चेंजिंग की आंखें चमक उठी। उसका पारिवारिक बैकग्राउंड शायद यांग ली से कहीं बेहतर था। काश मैं उसके साथ हो पाती। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। दूसरी तरफ तुम छठी मंजिल पर पहुंचे। मुंह चेंजिंग ने तुम्हें दूर से ही देख लिया। उसकी आंखें चमक उठी। सियू, मैं रेस्टरूम जा रही हूं। इतना कहकर वह रेस्टरूम की तरफ चल दी, उसी दिशा में जहां से तुम आ रहे थे। जैसे ही यांग फेंक और मुंह चेनक सिंह एक दूसरे के करीब आए, उसने अचानक लड़खड़ाने का नाटक किया और सीधे तुम्हारी तरफ गिर पड़ी। उसे अपनी तरफ झपटते देख तुम सही समय पर एक तरफ हट गए और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। तुमने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि वह तुम पर नहीं गिरी, वरना अगर याशी को पता चलता तो तुम्हें पक्का सजा मिलती। मुंह चेनक सिंह हैरान रह गई। उसने तुम पर गिरने और फिर बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करने का प्लान बनाया था, तुम्हारे करीब आने की एक चाल, लेकिन इसके बजाय तुमने उसे जोर से गिरने दिया। हॉलवे में भीड़ जमा हो गई। जो लोग मुंह चेनक सिंह को पसंद नहीं करते थे, उन्हें यह नजारा बहुत अच्छा लगा। यह देखकर खुशी हुई कि उस सुंदर लड़के का सामना आखिरकार ऐसे आदमी से हुआ जो उसके नाटक में नहीं फंसा। यह पहली बार था जब मुंह चेनक सिंह इतने सारे लोगों के सामने बेवकूफ बनी थी और उसे इतना बुरा लगा कि वह रोने ही वाली थी। फिर भी क्योंकि तुम वहां थे, वह खुद को मजबूत दिखाना चाहती थी। वह आंसू नहीं गिरने दे सकती थी। उसकी हालत देखकर तुम एक हाथ जेब में डालकर खड़े हुए और बोले, देखकर चलो, किसी आदमी की बाहों में गिरने की कोशिश मत करो। मैं यह नाटक नहीं खरीदने वाला। मुंह चेनक सिंह के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। क्या उसे पता चल गया था कि गिरना एक नाटक था? और वह आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। उसे पक्का यकीन था कि उसने इसे पहले कहीं सुना है। तुमने उसे नजरअंदाज किया और सीधे क्लासरूम में चले गए। अंदर मौजूद हर कोई हैरान था। क्या यह अमीर नौजवान सच में उनकी क्लास का स्टूडेंट था? एक लड़के ने उत्सुकता से पूछा, अरे क्या तुम गलत क्लासरूम में आ गए हो? नहीं, यही जगह है। अक्सिंग सिंह, वह जरूर कोई ट्रांसफर स्टूडेंट होगा। मुंह चेनक सिंह के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। चूंकि वे एक ही क्लास में थे, इसलिए अब उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। उसने इस बार तुम्हें अपना बनाने की ठान ली थी। मुंह चेनक सिंह की नजर को नजरअंदाज करते हुए तुमने एक यूएसबी ड्राइव निकाली और उसे वांग दाहे की तरफ उछाल दिया। यह रहा वो सॉल्यूशन जिसका तुम्हें इंतजार था। वांग दाहे ने उस ड्राइव को ऐसे हाथों में थाम लिया जैसे वो कोई खजाना हो। तुम कमाल हो। मैंने उस कोड को समझने में 3 दिन रात माथापच्ची की, लेकिन तुमने उसे सिर्फ 1 दिन में ही क्रैक कर लिया। वैसे तुमने कार क्यों बदली? तुम्हारे पास पहले जो कोएनिग्सेक थी उसका क्या हुआ? ये रोल्स रॉयस, ये गैराज में मौजूद कारों में से एक थी। मैंने बस यूं ही इसे उठा लिया। जब याशी ने पूछा कि मैं कौन सी कार चलाना चाहता हूं, तो मैंने बस एक की तरफ इशारा कर दिया। वांग दाहे ने स्टीम्ड बन खाते खाते बीच में ही रुककर पूछा, सच सच बताओ, तुम्हारे गैराज में कितनी कारें हैं? मुझे कोई अंदाजा नहीं है।
क्या तुम्हारे पास हर ब्रांड की लग्जरी कारें हैं? यह सुनकर बाकी लोगों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। कितने अमीर हैं, इनकी कुल कीमत तो अरबों में होगी। वांग दाहे लगभग घुटनों के बल बैठ गया। पागल, गॉडफादर को क्या आपको अभी भी एक बेटे की जरूरत है? पागल। सब लोग हैरान रह गए। वह यांग फेंक था। मू चेंगक्सिंग का चेहरा भी गुस्से से काला पड़ गया। यांग फेंक! वह सचमुच यांग फेंक था। मू चेंगसिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि जिस आदमी को वह हमेशा नापसंद करता था, वह इतना हैंडसम और अमीर बन गया है। क्लास शुरू होने से 3 मिनट पहले तुम्हारा फोन लगातार बीप कर रहा था। डॉगटेल ग्रास उससे संपर्क कर रहा था। अरे वाह, तुम्हारा नॉवेल तो हिट हो गया। वुकोंग ब्राउजर की कैबो रैंकिंग में इसका डेटा बहुत ज्यादा है। ठीक है, हिट हो गया तो हो गया। अगर फैंस को पसंद आया तो मैं कुछ और एपिसोड अपडेट कर दूंगा। इतना कहकर तुमने अपना फोन रख दिया। दोपहर में जैसे ही क्लास खत्म हुई, याशी के लोगों ने तुरंत खाना पहुंचा दिया। खाने का इतना बड़ा ढेर देखकर वांग दाहे की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो अमीरों की जिंदगी ऐसी होती है। इससे खाने की कीमत उसके पूरे साल के खर्च से भी ज्यादा थी। तुमने वांग दाहे की तरफ देखा? साथ में खाएं? जरूर। वांग दाहे ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाई। उसने मजे से खाना खाया। उसका मुंह चिकनाई से चमक रहा था। अरे वाह, तुम्हारे यहाँ का शेफ कमाल का है। तुमने बेपरवाही से जवाब दिया, जबकि तुम अभी भी याशी को मैसेज करने में व्यस्त थे। तुम्हें व्यस्त देखकर वांग दाहे ने वुकोंग ब्राउजर खोला। ऐप खुलते ही एक किताब सामने आ गई। इंटरव्यूइंग दी फीमेल लीड। क्या यह एक हरम कहानी थी या सिंगल फीमेल लीड वाली कहानी? दिलचस्प। वांग दाहे को नॉवेल से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। नए लेखक अक्सर बेकार चीजें लिखते हैं, लेकिन जैसे ही उसने क्लिक किया और पढ़ना शुरू किया, वह उसमें खो गया। तुमने अपने मैसेज पूरे किए और वांग दाहे की तरफ देखा। मैं डॉर्म वापस जा रहा हूं। मैं ये नॉवेल पढ़ रहा हूं। मैं अभी वापस नहीं जा रहा। दोपहर में मेरे लिए किताब लाना मत भूलना। ठीक है। इतना कहकर तुमने थोड़ी साफ सफाई की और क्लासरूम से बाहर निकल गए। याशी कल रात भर तुमसे चिपकी रही थी। तुम्हें वापस जाकर ठीक से आराम करने की जरूरत थी और बैरेट को भी थोड़ा आराम देने की। जैसे ही तुम सीढ़ियों के पास पहुंचे, मू चेनक्सी ने तुम्हारा रास्ता रोक लिया। तुमने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ते रहे। इस तरह नजरअंदाज किए जाने पर मू चेनक्सी गुस्से से भर गई। यांग फेंक! उसने जोर से पैर पटका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? तुम खुद को क्या समझती हो, कोई बड़ी हस्ती? मैं तुम पर ध्यान क्यों दूं? मू चेनक्सी, खुद को इतना बड़ा मत समझो। जब से तुम्हें उसकी असलियत पता चली थी और तुम यह दूसरी जिंदगी जी रहे थे, तुम्हें अपने सामने खड़ी उस औरत के लिए कोई प्यार या लगाव महसूस नहीं होता था, सिर्फ नफरत। यांग फेंक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब से तुम्हें नजरअंदाज नहीं करूंगी? ऐसा है क्या? मैं तो यही चाहता हूं। मू चेनक्सी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यांग फेंक, क्या वह औरत तुम्हें मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए मजबूर कर रही है? जरूर वही होगी। वही तुम्हें मेरे करीब आने से रोक रही है। मुझे मजबूर करने की क्या जरूरत है? मू चेनक्सी, मैं उसके साथ खुश हूं और उसका इंतजार करने को तैयार हूं। जब मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था तो मुझे हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना पड़ता था और अपने सारे पैसे तुम पर खर्च करने पड़ते थे। और आखिर में मुझे क्या मिला? यांग फेंक, भूलो मत कि तुम मेरे पैरों में कैसे गिड़गिड़ाते थे। अगर तुम्हें कभी इसका पछतावा हुआ, भले ही तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो, तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अगर तुम कभी घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगोगी, तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं वही बात तुम्हें वापस कह रहा हूं। मैं अब जा रहा हूं। यह कहकर तुम बिना उसकी तरफ देखे वहां से चले गए। उसी समय ली स्यू मिल्क टी लेकर आई। मू चेनक्सी की आंखें लाल देखकर उसने पूछा, क्सिनक्सिन, क्या हुआ? हाँ, वैसे जब मैं लिफ्ट का इंतजार कर रही थी तो मैंने यांग फेंक को बाहर निकलते देखा। क्या तुम दोनों की मुलाकात हुई? क्या यांग फेंक ने अभी तुमसे माफी मांगी? मू चेनक्सी ने अपना होंठ काटा। सियू, यांग फेंक ने माफी नहीं मांगी, बल्कि उसने मेरी बेइज्जती की। ली स्यू हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? स्यू, मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि वह अब मुझे पसंद नहीं करता? मू चेनक्सी उदास हो गई। भले ही वह तुम्हें साफ साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन यह सोचकर ही उसे बुरा लग रहा था कि जो आदमी हमेशा उसकी हर बात मानता था और बिना किसी शर्त के इतना कुछ करता था, उसने अचानक उसकी परवाह करना छोड़ दिया है। यह बात वह मान ही नहीं पा रही थी। यह नामुमकिन है। यांग फेंक जरूर भाव खा रहा होगा। क्सिनक्सिन, चिंता मत करो। वह तुम पर इतना फिदा था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ही दिनों में वह तुम्हें पसंद करना छोड़ दे। मू चेनक्सी ने हल्का सा सिर हिलाया। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह यांग फेंक होशियार हो रहा है, लेकिन क्या इस तरीके से वह सच में उसे अपना बना पाएगा? सपने देखना छोड़ दो। उधर डोर में तुमने अपने चेहरे पर थोड़ा पानी डाला और सोने के लिए बिस्तर पर गिर पड़े। पिछली रात याशी की वजह से तुम सुबह 4 बजे तक जागे थे और बहुत थके हुए थे। बिस्तर पर लेटते ही 3 सेकंड के अंदर सो गए। ये ली भी डॉर्म लौट आई। वह तुम्हारी फोटोग्राफर थी और यांग फेंक की करीबी दोस्त लगती थी। तुम्हें गहरी नींद में सोता देख उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए। मू चेनक्सी के लिए मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत? तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। उसने तुम्हारे बारे में ऑनलाइन चर्चाएं देखी थी कि कैसे तुम रोल्स रॉयस चलाकर स्कूल आती थीं और महंगे कपड़े पहनती थीं। यांग फेंक ने तो उससे स्कूल हंक का खिताब भी छीन लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी शानदार, रहस्यमयी और खूबसूरत महिला यांग फेंक पर कैसे फिदा हो सकती है।
पक्का जो कारें वह चलाती थी वे उसी महिला की थीं। वह जलन से भर गई थी। वह साफ तौर पर यांग फेंग से बेहतर थी, तो फिर वह महिला उसे नजरअंदाज क्यों करेगी? नहीं, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे वह महिला यांग फेंग को छोड़ दे। जब येली अपने बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हुई तो उसे मेज के नीचे गुलाबी रंग का कागज का टुकड़ा दिखा। उसके खुले कोने पर दिल का आकार बना हुआ था। उसने उसे उठाया और उसमें लिखी बातें पढ़कर उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। यांग फेंग, अब तुम्हारा खेल खत्म। यांग फेंग, अब तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर ये ली ने अपना फोन निकाला और याशी को मैसेज भेजा। नमस्ते प्रेसिडेंट या, मैं यांग फेंग की फोटोग्राफर हूं। मुझे ये यांग फेंग की डेस्क पर मिला एक लव लेटर जो उसने मू चेनक सिंह को लिखा था। आप इतनी शानदार महिला हैं, मैं नहीं चाहती थी कि यांग फेंग आपको धोखा दे। फिर उसने एक फोटो भेजी। ये ली मू चेनक सिंह और याशी दोनों को पसंद करती थी। पिछले साल जब याशी उसे स्कूल छोड़ने आई थी और उसे कार से सटाकर किस किया था, तो ये ली ने वह सब देखा था। तभी उसे याशी से पहली नजर में प्यार हो गया था। बाद में यांग फेंग पर नजर रखने के बहाने उसने उसका फोन नंबर हासिल कर लिया और अक्सर उसे सलाह देती रहती थी कि वह याशी से दूर भाग जाए। यांग फेंग, वह बेवकूफ, उसकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा करती थी और अक्सर वही करती थी जो वह कहती थी, जिससे याशी को कई तरह से दुख पहुंचता था। फिर भी ये ली को समझ नहीं आता था कि सब कुछ होने के बावजूद याशी यांग फेंग से इतना गहरा प्यार क्यों करती थी। आज स्कूल में तुम्हारी हरकतें देखकर उसे और भी बेचैनी महसूस हुई। अब जब उसे या शी के मन में यांग फेंग के लिए नफरत पैदा करने का मौका मिला था तो वह निश्चित रूप से इस मौके को हाथ से जाने नहीं देने वाली थी। फोटो भेजने के बाद येली ने लव लेटर को ठीक उसी जगह वापस रख दिया जहां से उसे वह मिला था। इस बीच याशी सोफे पर बैठी थी और उसकी खूबसूरत आंखें फोन पर दिख रही फोटो पर टिकी थीं। यह आफेंग की लिखावट थी, एक लव लेटर। उसने मुचेनक सिंह को एक लव लेटर लिखा था। इसे इस तरह लिखा गया था कि सचमुच जलन पैदा हो जाए। आफेंग, तुम सच में बेरहम हो। कमरे में मौजूद नौकरों ने अपने सिर झुका रखे थे। वे बेचैन और घबराए हुए थे। उन्होंने अपनी मालकिन के चेहरे पर शायद ही कभी ऐसे भाव देखे थे। यह जरूर यांग फेंग की करतूत थी। जैसे ही बटलर यांग लिविंग रूम में दाखिल हुए, उन्हें वहां का भारी माहौल महसूस हुआ। उन्होंने अपनी आवाज धीमी की और एक नौकर से पूछा, क्या हुआ? पता नहीं, लगता है छोटी मालकिन को कोई मैसेज मिला और उसके बाद उनकी हालत ऐसी हो गई। बटलर यांग ने याशी के चेहरे के भावों को देखा। वह आमतौर पर शांत और संयमित रहती थी। यहां तक कि जिंदगी मौत के हालात में भी उसने कभी डर का जरा सा भी संकेत नहीं दिया था। सिर्फ एक ही इंसान उसे इतना परेशान कर सकता था, यांग फेंग। आखिर फोन पर क्या था? बटलर यांग ने मेज से याशी का फोन उठाया। मैसेज देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक लव लेटर और वह भी मू चेनक सिंह को लिखा हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि छोटी मालकिन इतनी गुस्से में थी। फिर भी उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। क्या यह कोई गलतफहमी हो सकती है? याशी की आंखों में उदासी छा गई जब वह एक तक फोन को देखती रही। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मू चेनक सिंह को लव लेटर लिखोगे। आफेंग, तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह देखकर बटलर वांग ने चुपके से तुम्हें फोन किया। इस बीच तुम गहरी नींद में सो रहे थे जब फोन की घंटी ने अचानक तुम्हारी नींद तोड़ दी। बटलर वांग, क्या बात है? यंग मास्टर यांग, आप बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तुम पूरी तरह हैरान रह गए। तुम तो पूरे दिन क्लास में थे। मैं सीधे डॉर्म गया और सो गया। मैंने भला क्या गड़बड़ की होगी? यंग मास्टर, क्या आपने मू चेनक सिंह को कोई लव लेटर लिखा था? एक लव लेटर? कौन सा लव लेटर? वही आपका लव लेटर। किसी ने उसे यंग मिस के फोन पर भेज दिया। वह अभी बहुत गुस्से में है। यंग मास्टर, आप बड़ी मुसीबत में हैं। लव लेटर? आपने बहुत सोचा और आखिरकार याद आया कि हां, आपने मू चेनक सिंह को एक लेटर लिखा तो था। स्टुअर्ट वांग, मैंने वह लेटर मू चेनक सिंह का असली चेहरा देखने से पहले लिखा था। अब मैं पूरी तरह से याशी के साथ रहने के लिए तैयार हूं। समय ही गलत था, इसे नहीं गिना जाना चाहिए। स्टुअर्ट वांग ने आह भरी। यंग मास्टर, बेहतर होगा कि आप सोचें कि यंग मिस को कैसे मनाया जाए, वरना आपकी आजादी छिन जाएगी। इतना कहकर स्टुअर्ट वांग ने फोन काट दिया। आप सोचने लगे कि याशी के साथ मामला कैसे ठीक किया जाए। आजादी बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसे खोने का जोखिम कोई नहीं उठा सकता। अचानक मन में एक ख्याल आता है और आप अपना सामान खंगालते हुए एक पुराना प्रेम पत्र ढूंढ निकालते हैं। आप उसकी फोटो खींचते हैं, उसमें लिखा संदेश निकालते हैं, साथ में अपना एक निजी नोट जोड़ते हैं और याशी को भेज देते हैं। याशी, तुम्हें गए हुए काफी समय हो गया है और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारी हूं, हमेशा से तुम्हारी ही रही हूं। उधर याशी अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। उसने हाथ में फलों वाला चाकू पकड़ा हुआ है, जिसकी तेज धार उसकी कोमल त्वचा को काट रही है। यह नजरारा देखकर हाउसकीपर वांग का दिल टूट जाता है, लेकिन वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसे डर था कि घबराहट से वह कांपने लगेगी। याशी की आंखों में मासूमियत और थोड़ी कमजोरी का मिला जुला भाव था। फेंग, क्यों? तुमने वह नाटक जारी क्यों नहीं रखा? लगता है मुझ जैसी लड़की को प्यार और अपनापन नहीं मिल सकता। हर बार जब मुझे लगता है कि मैंने उसे पा लिया है तो हकीकत उस भ्रम को तोड़ देती है और इस अंधेरी नर्क जैसी जिंदगी में रोशनी पाने की हिम्मत करने के कारण मैं बेवकूफ लगती हूं। फेंग, अगर तुम मुझे इस तरह छोड़ रहे हो तो मेरे साथ नर्क में चलो। स्टीवर्ट वांग को अंजाम का डर था। अगर यंग मास्टर यांग ने लव लेटर वाली स्थिति को ठीक से नहीं संभाला तो नतीजा बहुत बुरा होगा। तभी याशी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया।
उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने हाथ में पकड़े खून से सने चाकू को देखती रही। स्टीवर्ड वांग की आंखें चमक उठी। युवती के फोन में सिर्फ यंग मास्टर यांग का नंबर सेव था। पक्का यह उन्हीं का मैसेज होगा। मिस, आपका फोन बज रहा है। क्या आप देखना नहीं चाहेंगी कि उसमें क्या लिखा है? हो सकता है यंग मास्टर यांग आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो। याशी की बेजान और खाली नजरें मेज पर रखे फोन की ओर गईं, लेकिन उसने उसे देखने के लिए कोई हरकत नहीं की। स्टीवर्ड वांग के पास उसे उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। यांग फेंग का मैसेज देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, यंग मास्टर यांग बड़ी मुसीबत में है। याशी, क्या तुम इसे देखना चाहोगी? यह लव लेटर के बारे में यंग मास्टर यांग का मैसेज है। याशी चुप रही। उसकी नजरें फोन पर टिकी रहीं। मिस, अगर आप जवाब नहीं देंगी तो यंग मास्टर यांग परेशान हो जाएंगे। क्या पता यह सब बस एक गलतफहमी हो। इससे उनके साथ आपके रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है। याशी को अब भी बिना हिले डुले बैठे देख स्टीवर्ड वांग ने गला साफ किया। मिस, आपने पहले इस फोन को काट दिया था। मैं आपके लिए नया फोन ले आती हूं। वह फोन लेकर जाने के लिए मुड़ी। रुको, मुझे दे दो। स्टीवर्ड वांग ने फोन उसे थमा दिया। याशी ने लव लेटर को बार बार पढ़ा। वह उसके लिए था, मु चिनक सिंह के लिए नहीं। उसने स्टीवर्ड वांग की ओर देखा, जो छत की तरफ देख रहा था, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। बिल्कुल कुछ नहीं। कई बार चिट्ठी पढ़ने के बाद याशी ने आखिरी पैराग्राफ पर ध्यान दिया। पढ़ने के बाद उसने तुम्हें फोन किया। वह लव लेटर बहुत अच्छे से लिखा गया था। फोन पर दूसरी तरफ, तुमने राहत की सांस ली। याशी अब नाराज नहीं थी। याशी, अब तुम बेफिक्र हो सकती हो। अभी मेरा दिल तुम्हारे साथ रहने का है। मैं किसी दूसरी औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं। फेंग, मुझे तुम्हारा भेजा हुआ वह मैसेज बहुत पसंद आया। याशी ने शर्माते हुए बनावटी मुस्कान दी। तुम्हें जो चाहिए मैं सब दूंगी। आज रात मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये देखकर तुम्हें अपने पुराने रूप के लिए दुख हुआ। क्या यह बेहतर नहीं है? कम से कम तूफान तो टल गया। येली सोई हुई लग रही थी, लेकिन असल में वह तुम्हारी बातचीत सुन रही थी। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। यांग फेंग इस बार सच में मुसीबत से बच निकला। और याशी के प्रति उसका रवैया, ये क्या हो रहा है? इतने कम समय में उसके प्रति उसका रवैया इतना कैसे बदल गया? येली ने शोर से जागने का नाटक किया और उत्सुकता से पूछा, यांग फेंग, क्या तुम अभी मु चिनक सिंह से फोन पर बात कर रहे थे? बधाई हो, तुम दोनों बहुत करीब आ गए हो। मैं असल में याशी से बात कर रहा था। तुमने सच छिपाते हुए कहा। तुम येली पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे, वांग दाहे के बाद दूसरे नंबर पर। लेकिन पता चला कि वह याशी के प्रति जुनूनी थी और तुम्हारे साथ उसकी दोस्ती शुरू से ही एक सोची समझी चाल थी। तुम्हें आज भी उसके चेहरे पर वह घमंडी और मजाक उड़ाने वाली मुस्कान याद थी जब उसे पता चला कि तुमने मु चिनक सिंह से शादी कर ली है और याशी ने उससे रिश्ते तोड़ लिए हैं। पिछले जन्म में याशी द्वारा तुम्हें बार बार सजा देने के पीछे काफी हद तक ये ली का ही हाथ था। अब जब तुम वापस आ गए थे तो तुम्हें ये ली को सही रास्ते पर लाना था। यांग फेंग, तुम अचानक याशी के प्रति इतने अच्छे क्यों हो गए हो? कुछ नहीं, बस मेरा मन बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि वह असल में बहुत अच्छी है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। यह सुनकर ये ली बेचैन हो गई। यांग फेंग, तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए। याशी एक यांडेरे है, पता नहीं वह क्या कर बैठे। कभी ना कभी वह तुम्हें कैद कर लेगी और तुम्हारी आजादी छिन जाएगी। ये ली, ऐसा लगता है कि तुम सच में नहीं चाहते कि मैं याशी के साथ रहूं। बेशक मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों साथ रहो। यांग फेंग, तुम मेरे दोस्त हो। मैं चाहता हूं कि तुम उस औरत के साथ रहो जिसे तुम प्यार करते हो। तो मैं तुमसे ये पूछता हूं, अगर तुम सच में मेरा भला चाहते हो तो तुमने याशी को वह लव लेटर चुपके से क्यों भेजा? इतना कहकर तुमने वह लेटर जोर से टेबल पर पटक दिया। ये ली बाहर से शांत बना रहा। यांग फेंग, मैंने ये तुम्हारे भले के लिए किया था। मैं तुम्हें याशी से बचाने की कोशिश कर रहा था। चाहे तुमने ये मेरे लिए किया हो या अपने लिए, सच तो तुम जानते ही हो। मुझे पता है कि तुम याशी को पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। याशी मुझे पसंद करती है, तुम उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते और वह तुम्हें भाव तक नहीं देगी। नी जेनजाओ शो ये वाले रिश्ते का दिखावा नहीं तोड़ना चाहती थी। उस पल में याशु का असली चेहरा सामने आ गया। वह जानबूझकर बहुत ज्यादा ड्रामा कर रही थी। तो बात यह थी, स्टीवर्ड वांग ने याशु को सहानुभूति भरी नजरों से देखा। उन्हें उम्मीद थी कि यांग फेंग उसे निराश नहीं करेंगे, भले ही हालात उस युवा महिला के लिए बहुत क्रूर थे। स्टीवर्ड वांग ने दिलासा देते हुए कहा, युवा मालकिन, मुझे लगता है कि इस बार युवा मालिक यांग सच में आपके साथ रहने को तैयार हो सकते हैं। उसने उन्हें यह भी बताया था कि वह लव लेटर तब लिखा गया था जब उसने मु चिनक्सी का असली चेहरा नहीं देखा था। वह अब वैसी औरत नहीं रही जैसी पहले थी। उसने याशु का किरदार निभाने से इनकार कर दिया। याशु की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। वह सिर्फ मेरा याशु का हो सकता है। अगर उसने इनकार किया तो मैं उसके पैर जंजीरों से बांध दूंगी और उसे हमेशा के लिए कैद करके रखूंगी। स्टीवर्ड वांग निशब्द रह गए। युवा मालकिन का कठोर और अड़ियल स्वभाव फिर से सामने आ गया था। यह कहने के बाद याशु सोफे पर बैठ गई और तभी उसका फोन बजने लगा।